देश का वफादार या मोहल्ले का ढोंगी? तो भाइयों और बहनों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खूंखार उत्तर कोरियाई नॉर्थ कोरियन फौजी राघव से, जिसे उसका एक कर्नल बुलाता है, जिसके चेहरे पर कट का निशान है। कर्नल उसे एक बेहद खुफिया मिशन सौंपते हुए कहता है, राघव, इस वतन के सामने तुम्हारी जान की कोई औकात नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो कर्नल उसे मरने के लिए भेज रहा था। साथ ही वो ये भी साफ कर देता है कि अगर अगली बार आमना सामना हुआ तो हम दुश्मन होंगे और दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। सालों बीत जाते हैं और अब कहानी शिफ्ट होती है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। यहाँ राघव एक बेहद मामूली जिंदगी जी रहा है। अपने कमांडर के हुक्म के मुताबिक उसे समाज में घुलने मिलने के लिए एक मंद बुद्धि यानी पागल लड़के का नाटक करना पड़ रहा है। इस वजह से वो मोहल्ले के बच्चों का मजाक बन चुका है। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसे कचरा समझते हैं। लेकिन उसी मोहल्ले की एक भली अम्मा उसे अपने बेटे की तरह मानती हैं और उसे अपने घर में पनाह देती हैं। पूरा मोहल्ला उसे ढोंगी नाम से जानता है। लेकिन इस पागल हुलिये के पीछे राघव के दिल में अपने मिशन को लेकर कई सवाल हैं। वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, कई भाषाएं बोल सकता है और हर तरह के हथियार चलाना जानता है। पर किस्मत देखो कि उसे पागल बनना पड़ रहा है। फिर भी वो अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत सीरियस है। रोज सुबह वो जानबूझकर अपनी नाक खुजलाता है ताकि बीमार दिखे और सीढ़ियों से ऐसे उतरता है जैसे कोई अनाड़ी हो। वो अम्मा की छोटी सी राशन की दुकान पर काम करता है, जहां बच्चे उसके सामने से सामान चुरा ले जाते हैं, ये सोचकर कि उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ढोंगी सब याद रखता है और एक एक चोरी का हिसाब अपनी डायरी में रखता है। उसी मोहल्ले में एक लड़की भी है जो रात की शिफ्ट में काम करती है और अक्सर दुकान पर आती है। उसकी खूबसूरती देखकर राघव के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, खासकर जब वो बोल्ड कपड़े पहनती हैं। लेकिन राघव खुद को संभालता है और मन में कहता है, राघव, कंट्रोल, तू एक फौजी है, तुझे अनुशासन में रहना है। उसे दुकान से जो थोड़ी बहुत पगार मिलती है उसे वो एक डिब्बे में छिपा कर रखता है। वो बहुत खुश है कि उसने 2 लाख वॉन, लगभग 12-14 हज़ार रुपए बचा लिए हैं। उसे लगता है कि जब वो वापस अपने देश लौटेगा तो इन पैसों से एक बड़ा फ्लैट खरीदेगा और अमीर बन जाएगा। लेकिन मोहल्ले वालों के लिए तो ढोंगी बस एक गरीब और सीधा साधा लड़का है। हकीकत ये है कि वो पागल बनकर मोहल्ले की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखता है। मोहल्ले में उसे सबसे ज्यादा रिया पसंद है, जो उससे बहुत प्यार से बात करती है और कभी कभी राघव को लगता है कि शायद वो भी उसे पसंद करती है। लेकिन रिया का छोटा भाई हमेशा उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपनी बहन से दूर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ढोंगी सच में सनकी है। पर इस पूरे मोहल्ले में एक बंदा ऐसा है जो ढोंगी का असली सच जानता है। वो है जग्गू, जो एक कुरियर डिलीवरी बॉय है, लेकिन असल में वो भी नॉर्थ कोरिया का एक एजेंट है। जग्गू इतने सालों से दुश्मन की जमीन पर रह रहा है कि अब वो खुद अपनी पहचान भूलने लगा है और उसे शक होने लगा है कि क्या वो वाकई अभी भी अपने देश का वफादार है या नहीं। ढोंगी उसे डांटता है और याद दिलाता है कि गद्दारी के बारे में सोचना भी मत। अब सबको पूरा यकीन दिलाने के लिए कि वो सच में पागल है, ढोंगी रात के वक्त एक अजीबोगरीब खुले में शौच का मिशन करता है, जहां वो सड़क पर कुत्तों जैसी हरकतें करता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रिया उसे इस हालत में देख लेती है। ढोंगी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन जो रिया उससे हंसकर बात करती थी वो उसे इग्नोर करने लगती है और उसका भाई उसे जमकर खरी खोटी सुनाता है। दूसरी तरफ उस अम्मा का सगा बेटा ढोंगी को अपने छोटे भाई जैसा मानता है और उसे गुंडों से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाने की कोशिश करता है। राघव अपने दिमाग में तो उसे तगड़े पंच मारता है, लेकिन हकीकत में वो फिर से डरपोक होने का नाटक करता है। कुछ दिनों बाद डिलीवरी बॉय जग्गू उसे एक चिट्ठी और उसकी माँ की तस्वीर देता है, जिससे वो 11 साल से नहीं मिला। यही तस्वीर उसे अपने देश से जोड़े रखती है। राघव भी अपनी माँ को रोज खत लिखता है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी ये खत उन तक पहुंचेंगे। एक दिन अपने मुंह बोले भाई के साथ डिलीवरी करते समय राघव को एक जगह पर जबरदस्ती घुसने के निशान मिलते हैं। उसकी छठी इंद्री जाग जाती है और उसे शक होता है कि इलाके में कोई नया जासूस आया है। रात को जब वो चुपके से ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके सामने एक लड़का आता है जिसके बाल रंगे हुए हैं और वो किसी रॉक स्टार या सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन ये लड़ाई से ज्यादा ट्रेनिंग जैसी लगती है। दरअसल वे दोनों नॉर्थ कोरिया के ट्रेनिंग कैंप के पुराने साथी और कट्टर दुश्मन थे। इस पुराने साथी सैंडी को देखकर राघव के मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार ने एक ही इलाके में दूसरे एजेंट को क्यों भेजा। सैंडी बताता है कि उसका मिशन सिर्फ राघव पर नजर रखना है कि वो अभी भी वतन का वफादार है या नहीं। राघव को उस पर भरोसा नहीं होता और वो अगले दिन उसका पीछा करता है। वो देखता है कि सैंडी एक लोकल रॉक बैंड के लिए ऑडिशन दे रहा है, लेकिन उसका म्यूजिक यहाँ के हिसाब से बहुत बकवास है। ऑडिशन के बाद सैंडी कबूल करता है कि उसका मिशन बस एक रॉक स्टार बनकर समाज में घुलना मिलना है। राघव सोच में पड़ जाता है कि यार, किस्मत हो तो ऐसी, एक को पागल बनकर गालियां खानी पड़ रही हैं और दूसरा रॉकस्टार बनकर ऐश कर रहा है। उसी रात ढोंगी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर वही लड़का खड़ा था जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था,
लेकिन आज वो रो रहा था क्योंकि उसका छोटा भाई गायब हो गया था। पूरा मोहल्ला बच्चे को ढूंढने निकलता है, लेकिन ढोंगी चुपके से अपनी जासूसी स्किल्स का इस्तेमाल करता है और सुपर हीरो की तरह छतों से कूदते हुए सुराग तलाशता है। आखिरकार वो बच्चे को एक नाई की दुकान में ढूंढ लेता है। बच्चा वहां बिस्कुट खाने गया था क्योंकि नाई हमेशा उसे लालच देता था। असल में वो नाई बच्चे की माँ को पसंद करता था और बच्चों का दिल जीतकर उनके करीब आना चाहता था। उसी वक्त पूरा मोहल्ला वहां पहुंच जाता है और देखता है कि ढोंगी ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। ढोंगी मन में सोचता है, अरे यार, ये मैं क्या पहन कर आ गया। सब लोग उसे कोई ठरकी या मजनू समझ लेते हैं, लेकिन ढोंगी अपनी गजब की फुर्ती की वजह से वहां से 9-2-11 हो जाता है। बाद में नाई को बच्चे को बचाने का क्रेडिट मिल जाता है। अगले दिन साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी एक पकड़े गए नॉर्थ कोरियन जासूस से पूछताछ करती है। वो बताता है कि 16 साल पहले यूनिट 54 फीट नाम का एक स्पेशल दस्ता बनाया गया था, जिसमें हजारों सैनिकों में से सबसे खतरनाक लड़ाके चुने गए थे। इन्हें स्लीपर एजेंट बनाकर साउथ कोरिया भेजा गया था, जो देश के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद डिलीवरी बॉय जग्गू ढोंगी के पास आता है और कहता है कि उसका 16 साल का मिशन खत्म हो गया है और वो वापस वतन लौट रहा है। लेकिन जाने से पहले वो राघव से एक गन मांगता है, क्योंकि उसका परिवार बॉर्डर पार करके चीन भागने की कोशिश कर रहा था और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। जग्गू का प्लान था कि वो साउथ कोरिया के एक बड़े अधिकारी को मारकर खुद को उड़ा लेगा, ताकि उसके परिवार को वतन में गद्दार न माना जाए। लेकिन राघव उसे समझाता है, पागल मत बन, वतन के लिए होश से काम ले। एक लेफ्टिनेंट होने के नाते मेरा हुक्म है कि तू ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। वो उसे गन तो देता है, पर उसकी मैगजीन खाली होती है। वो कहता है, आखिरी सांस तक वतन के वफादार रहो जग्गू, जिंदा बचकर देश लौटो, तभी शायद अपने परिवार को देख पाओगे, भले ही वो मुलाकात जेल में क्यों न हो। इसी बीच एक अनजान शूटर उस जासूस को मार देता है जिसने साउथ कोरियन पुलिस के सामने मुंह खोला था। इसके बाद साउथ कोरियन सरकार भी यूनिट 54 फीट का खात्मा करने के लिए अपनी स्पेशल टीम मैदान में उतार देती है। राघव को एहसास होता है कि शायद वो अब कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा और उसके खत कभी घर नहीं पहुंचेंगे। अचानक एक अजनबी राघव के सिर पर गन तान देता है। राघव पूछता है, तुझे पता भी है तू किस पर निशाना लगा रहा है? वो उसकी यूनिट जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो अजनबी, जो कि वही शूटर था, चुप रहता है। वो कहता है कि वो बस राघव की वफादारी टेस्ट करने आया था और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। राघव छतों पर उसका पीछा करता है, पर वो हाथ नहीं आता। छत पर राघव को वो रात में काम करने वाली लड़की रिया की सहेली मिलती है, जो नशे में धुत थी। वो राघव को अपने पास बुलाती है। राघव उसे उठाकर एक झूले पर बैठा देता है। वो रोते हुए बताती है कि उसका असली नाम काजल है। 18 साल की उम्र में उसका एक बच्चा हुआ था, जिसे उसके घर वालों ने अमेरिका में किसी को गोद दे दिया, और वो आज भी उसकी याद में तड़पती है। राघव उसे संभालकर उसके घर छोड़ता है। बाद में राघव अपने रॉकस्टार साथी सैंडी को उस शूटर के बारे में बताता है, पर सैंडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। घर लौटते हुए राघव को लगता है कि कोई फिर से उसका पीछा कर रहा है। इस बार वो चाल चलकर उस पीछा करने वाले को दबोच लेता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो लड़का कोई और नहीं, बल्कि राघव का पुराना जूनियर वीर था, जो राघव को अपना गुरु मानता था। राघव उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वीर वहां से भाग निकलता है। इतने सालों बाद अचानक एक साथ इतने जासूसों का मिलना राघव को परेशान कर देता है। अगली सुबह वीर राघव को फिर मिलता है, लेकिन इस बार वो एक स्कूल स्टूडेंट की यूनिफॉर्म में था। उसका मिशन रिया के छोटे भाई से दोस्ती करना था, ताकि वो उस परिवार पर नजर रख सके। रात को निगरानी करते समय वे देखते हैं कि रिया का बॉस उसके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ कर रहा है। राघव वीर से कहता है कि जाकर उसकी मदद करे, पर वीर मना कर देता है और राघव को ताना मारता है, तुम इन साउथ कोरिया के लोगों के प्यार में पड़ रहे हो, क्या चक्कर है? वो लड़की पसंद है क्या? राघव कहता है, नहीं, बात वो नहीं है, वो रिया का भाई है। अगर उसका भरोसा जीतना है तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। फिर दोनों मिलकर उस बॉस को किडनैप करते हैं। उसे वही अजीब कपड़े पहनाते हैं जो कभी ढोंगी ने पहने थे, और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर दोबारा रिया को परेशान किया तो वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। अगली सुबह रिया और दोनों जासूस दुकान की छत पर बैठकर हंस रहे होते हैं कि तभी नीचे हंगामा हो जाता है। कुछ लोकल गुंडे उस अम्मा को धमका रहे थे कि अगर उन्होंने राशन का सामान कहीं और से लिया तो वो दुकान बंद करवा देंगे। ढोंगी अपनी पागल वाली एक्टिंग करते हुए बीच बचाव करने जाता है। बात तब बिगड़ जाती है जब एक गुंडा अम्मा को धक्का दे देता है। राघव हवा की रफ्तार से अम्मा को गिरने से बचा लेता है। वो गुंडों को मारने ही वाला होता है कि अम्मा उसे रोक देती हैं और कहती हैं, ढोंगी बेटा, तू इन लफड़ों में मत पड़, किसी पर हाथ मत उठाना। राघव को डर लगने लगता है कि कहीं अम्मा को उसके असली सच का पता तो नहीं चल गया। रात को अम्मा का सगा भाई या बेटा अकेले गुंडों से लोहा लेने निकल जाता है, लेकिन गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। राघव तुरंत उस स्कूल वाले लड़के वीर के पास जाता है, जो एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, और उससे मदद मांगता है। दोनों मिलकर गुंडों के अड्डे पर तबाही मचा देते हैं और अपने भाई को छुड़ा लाते हैं। राघव फिर से पागल बनने का नाटक करता है तो उसका भाई कहता है,
एक मर्द को अपने परिवार की रक्षा के लिए मजबूत होना पड़ता है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। अगले दिन मोहल्ले वालों के साथ एक दावत के दौरान राघव को महसूस होता है कि अब वो बदल चुका है। उसे इस मोहल्ले और इन लोगों से सच्चा प्यार हो गया है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया में वो कट के निशान वाला कर्नल अपने बड़े मंत्री से मिलता है। मंत्री कहता है कि सरकार साउथ कोरिया के साथ रिश्ते सुधारना चाहती है और यूनिट 54 फीट के जासूस इस डील को खराब कर सकते हैं। इसलिए हुक्म दिया जाता है कि सभी जासूसों के रिकॉर्ड मिटा दिए जाएं, उन्हें गद्दार घोषित करके खत्म कर दिया जाए। कर्नल गुजारिश करता है उन्हें गद्दार के बजाय शहीदों की मौत मरने दी जाए। मैं खुद उन्हें आत्मघाती सुसाइड मिशन का ऑर्डर दूंगा और जो नहीं मानेगा उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। राघव जो यहाँ एक सुकून की जिंदगी जी रहा था, उसके पेजर पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे खुद को उड़ाने का आदेश दिया जाता है। देखते ही देखते पूरे शहर में जासूसों की लाशें मिलने लगती हैं। स्कूल वाला लड़का वीर घबराया हुआ राघव के पास आता है और उस पर गन तान देता है, क्योंकि उसे लगता है कि राघव ने जिंदा रहकर देश की गद्दारी की है। राघव उसे शांत करता है और कहता है, हम तो बस परछाइयां हैं वीर, हमारे मिटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वहां साउथ कोरिया की स्पेशल फोर्स का चीफ आता है। वो चीफ असल में कभी खुद यूनिट 54 फीट का हिस्सा था, जो सालों पहले देश छोड़कर यहां बस गया था। वो इन लड़कों की जान बचाना चाहता था ताकि वो देशभक्ति के नाम पर अपनी जान न गंवाएं। लेकिन वीर उस पर हमला कर देता है, पर साउथ कोरियन पुलिस वीर को पकड़ लेती है। इसके बाद राघव नाई की दुकान पर जाकर अपने बाल कटवाता है। अब वो अपने असली और सीरियस लुक में अम्मा, रिया और उसके भाई के सामने आता है और उनसे आखिरी बार अलविदा कहता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी उस रात वाली लड़की काजल को दे देता है और एक पर्ची थमाता है जिसमें अमेरिका में रह रहे उसके बच्चे का पता था। वो कहता है, इन पैसों से टिकट खरीदो और अपने बच्चे से मिलाओ। इसके बाद राघव साउथ कोरियन अफसर को बेहोश करके उसके वॉकी टॉकी से अपने नॉर्थ कोरियन कमांडर से बात करता है। कमांडर बताता है कि वो कर्नल खुद उन्हें मारने साउथ कोरिया आ चुका है। राघव सैंडी रॉकस्टार से कहता है कि चलो किसी सुनसान जगह चलते हैं ताकि आम लोगों को नुकसान न हो। उधर वीर भी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है ताकि वो अपने गुरु राघव को बचा सके, और इसके लिए वो अपने देश को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। एक खंडहर बन चुकी बिल्डिंग में वो खूंखार कर्नल राघव को घेर लेता है और मरने का हुक्म देता है। राघव कहता है, मैं मरने को तैयार हूं कर्नल, बस इतना बता दो कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ का ख्याल देश रखेगा ना। कर्नल रूखेपन से कहता है, वतन के हुक्म पर सवाल नहीं उठाए जाते। दोनों के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। राघव खिड़की से नीचे गिर जाता है, जहां वही मोहल्ले के बच्चे उसे देख लेते हैं। तभी सैंडी अपनी कार लेकर फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारता है। राघव और बच्चों को बचाता है। बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़कर वो दोनों उसी खंडहर में लौट आते हैं। वहां उन्हें वो भारी भरकम डिलीवरी मैन जग्गू मिलता है, जिसने राघव से कहा था कि वो हथियार लाएगा। लेकिन जब वो बैग खोलते हैं तो उसमें सिर्फ ईंटें निकलती हैं। तब राघव को समझ आता है कि ये जग्गू भी वतन का वफादार नहीं था, बल्कि सरकार का चमचा था जो उन पर नजर रख रहा था। वो बताता है कि वो असल में यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है। तभी उसके आदमी उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के बीच राघव को एक खौफनाक सच पता चलता है। जब भी किसी एजेंट को मिशन पर भेजा जाता है, उसके परिवार को तभी सजा दे दी जाती है। और चूंकि राघव ने सुसाइड करने से मना कर दिया था, उसकी माँ को पहले ही मौत के घाट उतारा जा चुका था। तभी वहां कर्नल और साउथ कोरियन पुलिस दोनों पहुंच जाते हैं। वीर छतों पर तैनात नॉर्थ कोरियन स्नाइपर्स को मार गिराता है और चिल्लाता है, कमांडर, सारे शूटर साफ हैं, आप निकलो। राघव और सैंडी छत की तरफ भागते हैं। कर्नल भी पीछे आ जाता है। छत पर आखिरी जंग होती है। सैंडी कर्नल के आदमियों से लड़ता है और राघव कर्नल से। कर्नल राघव पर भारी पड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वीर, जो स्पेशल फोर्स की वर्दी में था, कर्नल को गोली मार देता है। कर्नल मरते मरते एक ग्रेनेड निकाल लेता है ताकि सबको साथ ले डूबे, लेकिन सैंडी अपनी जान की बाजी लगाकर कर्नल को पकड़कर छत से नीचे कूद जाता है और दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। वीर अपने गुरु राघव को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और सरेंडर करने से मना कर देता है। राघव अपनी मां की मौत की खबर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसे अपनी जेब में वो बैंक की पासबुक मिलती है जो उसने अम्मा के पास छोड़ी थी। उसे पता चलता है कि वो अम्मा हर महीने उसके नाम पर चुपके से पैसे जमा कर रही थी। पासबुक पर लिखा था, मेरे बेटे ढोंगी के लिए। राघव फूट फूट कर रोने लगता है और चिल्लाता है, मुझे वतन नहीं जाना, मुझे अपने इस नए परिवार के पास वापस जाना है। लेकिन तभी घबराहट में वीर साउथ कोरियन अफसर पर गोली चला देता है और पुलिस जवाबी फायरिंग कर देती है। गोलियों की बौछार के बीच राघव वीर को गले लगा लेता है ताकि उसे बचा सके, और दोनों गोलियों से छलनी होकर छत से नीचे गिर जाते हैं। बैकग्राउंड में हमें उन दोनों की पुरानी बातचीत सुनाई देती है, जहां उन्होंने एक दूसरे से पूछा था कि अगर अगला जन्म मिला तो वो क्या बनना चाहेंगे। एक ने कहा था कि वो एक शांत देश में बेहद साधारण इंसान बनना चाहता है, और दूसरे वीर ने कहा था कि वो उसके पड़ोस में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की बनना चाहेगा। और इसी इमोशनल मोड़ पर हमारी ये बेहतरीन कहानी खत्म होती है।
अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे वाले बटन नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि अगला रीकैप मिस न हो।